अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये टॉपिक चैप्टर 17 जो कि बायोटेक्नोलॉजी के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 19 और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 20 जो कि मैन एंड बायोलॉजी के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, और जब बैक्टीरिया का हम जो इनका वरासती मादा है, यानी कि जो इनका हेरिडिटी मटेरियल है, जब हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तब्दील करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गए। और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्या है, इनका एडवांटेज क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में, वो हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाए जाते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि लेबोरेटरी में मॉडिफाइड करके तैयार किए गए थे। यहाँ पे अगर हम अपने सामने स्टेप्स देखें कि क्या है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड नजर आ रहा है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, लेकिन यहाँ पे इसके पास जो है ये एक प्लाज्मिड मौजूद है जो सर्कुलर शेप में है। अब ये जो प्लाज्मिड है, अगर हम ये ले लें किसी और बैक्टीरिया का, और ये प्लाज्मिड जो है अगर हम ले लें, तो ये वेक्टर के तौर पे काम करता है। वेक्टर जो है ये व्हीकल के तौर पे काम करती है, जिसमें हम कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि कोई भी फॉरेन जीन जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ली हुई, जो उनका जो हेरिडिटी मटेरियल है उसका सेगमेंट जिसे जीन कहा जाता है, वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंसुलिन जीन जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। अब इंसुलिन जीन जो है ये ह्यूमन सेल से ली जाती है, इंसान से ली जाती है, और अगर हम इसका ये सेगमेंट इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दें, तो ये प्लाज्मिड जो है ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को ही हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, अगर हम इसका एडवांटेज देखें, तो यहाँ पे आपने देखा था कि हमने इस वेक्टर के अंदर हमने इंसुलिन जीन जो है वो ऐड की थी। अब अगर हमने इसके अंदर इंसुलिन जीन ऐड की है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है उनके अंदर जब हम इंसुलिन जीन डाल देते हैं, तो हम आर्टिफिशियली हम कह सकते हैं कि हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इंसुलिन को। और इंसुलिन की अगर हम बात करें कि यह क्या है, तो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है। हार्मोन जो है वो केमिकल्स होते हैं, और ये इंसुलिन क्या करती है, हमारी ब्लड में, हमारा जो खून है उसके अंदर जो हमारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती है। अब शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जीन के लिए अगर हम बात करें कि वो कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उनमें से जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो है ई कोलाई, यानी कि ई कोलाई जो है ये एस्चेरिचिया कोलाई जो है, इसे ये भी कहा जाता है। इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर हम इस तरह से इंसुलिन जीन डालते हैं, और इंसुलिन जो है उसे हम आर्टिफिशियली आउटसाइड द लिविंग बॉडी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बैक्टीरिया के जरिए, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है उनके जरिए सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो जो हमारा ब्लड है, जब कहीं से हमारी बॉडी में कहीं इंजरी
हो जाती है तो वो वहाँ पे हीलिंग होती है। और जब हीलिंग होती है तो हीलिंग किस वजह से होती है? क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, अगर हम एक डिजीज की बात करें हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो नहीं होते। इसलिए जब हम हीमोफीलिया डिजीज जो है इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो है हम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी हम जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से ले सकते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है उनका वेट बढ़ता है और उनका साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है इंसानों में। तो अगर हम एक डिजीज की बात करें जिसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म, तो ड्वार्फिज्म जो है इसमें क्या होता है कि हाइट कद जो है वो छोटा रह जाता है, जसामत जो है वो छोटी रह जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए यानी कि इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया लेते हैं, जिनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो है हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की, तो एक और जो हार्मोन है, एक और जो केमिकल है, हार्मोन जो है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो हम कहते हैं कि एक और जो हार्मोन है वो है, उसका नाम अगर हम देखें तो वो है बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। और इसकी अगर हम एब्रिविएशन लिखें तो बोवाइन के लिए हम स्मॉल बी लिखते हैं और G8 जो है ये ग्रोथ हार्मोन के लिए है। अब ये जो हार्मोन है अगर हम इसकी बात करें तो ये एनिमल्स में इस्तेमाल होता है, और एनिमल्स में जब हम ये हार्मोन देते हैं तो उसकी वजह से एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। और एक जो एस्टिमेट लिया गया है कि कितनी इंक्रीज हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन इस हार्मोन की वजह से, तो 25% मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हम किससे सिंथेसाइज कर सकते हैं? ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है उनका ये एक और एडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा है? वो है फिनाइल एलानाइन। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होती है, यानी कि इनकी कंपोजिशन में ये एलिमेंट जो है शामिल होते हैं। अब फिनाइल एलानाइन जो है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका काम क्या है कि ये जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो मसनूई तौर पर स्वीटनर्स तैयार किए जाते हैं उनमें फिनाइल एलानाइन इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है अगर उसकी बात करें तो न्यूट्रा स्वीट जो है ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं और उसमें फिनाइल एलानाइन इस्तेमाल होता है। और ये फिनाइल एलानाइन की अगर हम बात करें तो ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है उनका और क्या काम है, तो ये जो माइनिंग में हेल्प करती हैं। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग जो है इसमें हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो मेटल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें यानी कि धातुओं की बात करें कि कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो हम जमीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो है कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड। यानी कि गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो है जब जमीन में मौजूद होती हैं तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इनको जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम ये जो मिनरल्स हैं ये जो हमारे पास मेटल्स हैं ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की एप्लीकेशंस है, तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो केमिकल मटेरियल्स को डिग्रेड कर सकते हैं। डिग्रेड का मतलब है कि अगर हम बात करें कि किस तरह से डिग्रेड करेंगे, तो हम कहते हैं कि या तो वो उसको खत्म कर देते हैं या फिर क्या करते हैं या उसको काट लेते हैं। अब अगर हम कटिंग की बात करें कि किस तरह से है, या फिर हम बात करें कि किस तरह से किसी चीज को खत्म कर लेते हैं, तो हमने देखा होगा कि जब ऑयल स्पिल्स होते हैं बीचेस पे, जब कोई भी ऑयल टैंकर्स वगैरह जा रहे होते हैं और ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, और बीचेस जो होते हैं जो समंदरी इलाके होते हैं उनके पास जो मौजूद होते हैं वहां पे जब तेल गिर जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो जो ऑयल है ये क्या है, ये एक केमिकल मटीरियल है और इसको खत्म किया जाता है वहां से। अब उसको वहां से खत्म कैसे किया जाता है कि कुछ ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनके कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं, और उनको जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो ऑयल ईटिंग होते हैं, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और जब ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया हम उन ऑयल स्पिल्स जहाँ पे बीचेस में हुआ होता है वहां पे करते हैं तो हम ऑयल को वहां से खत्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है उनका और क्या एडवांटेज है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्ट किलिंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसा जहर प्रोड्यूस कर
सकते हैं कुछ बैक्टीरिया कि वो जहर जो है वो इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देता है, हशरात को मार देता है। अब जब वो हशरात को मार देता है तो जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जब उन पे इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो उनकी यील्ड जो है, जो उनकी पैदावार है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जो कॉर्न प्लांट्स है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मकई, जो मकई के प्लांट्स हैं जब लग रहे होते हैं, उनकी फसल लग रही होती है, तो उनकी रूट्स में जो है ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जब ये उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उनके इन टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट्स जो इन कॉर्न प्लांट्स पे आते हैं वो मर जाते हैं, और वो इस फसल को डिस्टर्ब नहीं करते, और उनकी पैदावार जो है वो उसी तरह से बरकरार रहती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, ये उनके एप्लीकेशंस हैं कि वो किस तरह से हमारे जो डेली लाइफ है उसमें किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर हमने जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसे चेंज कर दिया होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये मौजूद होता है एनिमल का जो सेल है उसके अंदर, जो उनका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मौजूद होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, और टोटल जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे जीनोम कहा जाता है। अब जब हम जीनोम के अंदर फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, जीन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी का, और सेगमेंट ऑफ डीएनए को भी जीन कहा जाता है। तो अगर हम फॉरेन जीन डाल दें या फिर हम फॉरेन डीएनए डाल दें तो हम कहते हैं कि हमने जो एनिमल सेल था उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज किया है, और वो जो एनिमल सेल एनिमल के अंदर मौजूद हैं तो अब वो एनिमल क्या हो गया है, वो एनिमल हो गया है ट्रांसजेनिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें ह्यूमन जीनोम की, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम इंसान के अंदर मौजूद जो उसका विरासती मादा है, जो उसके अंदर मौजूद उसका जीनोम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और अगर हम बात करें कि ह्यूमन के अंदर विरासती मादा जो है वो कहाँ पे मौजूद है, तो ह्यूमन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो सेल से मिलकर बना हुआ है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे जो है वो हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है, विरासती मादा मौजूद होता है जो कि डीएनए में की शक्ल में होता है। और यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये डीएनए की डायग्राम है। अब ये जो डीएनए है ये इसे हम कहते हैं कि ये विरासती मादा है, हेरिडिटी मटेरियल है। और ये जो डीएनए है अगर हम इसकी बात करें कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ये मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे हम अपने सामने ये जो डायग्राम है, अगर हम इस डायग्राम की लेबलिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर डीएनए बना होता है। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर शामिल होता है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये इसके अंदर स्मॉल पी लिखा हुआ है, ये सर्कुलर सा एंड पे, और ये फॉस्फेट है। और यहाँ पे ये वाली जो जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है ये शुगर है, और यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे देखें तो ये क्या है, ये इसके अंदर मौजूद बेस है। ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रही होती हैं। अब इसमें से ये वाला अगर आप ब्लू वाला पार्ट देखें तो ये जो है शुगर और फॉस्फेट जो है ये अगट्टी हैं और ये वाला हिस्सा बना रही हैं, तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना रहे हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ मौजूद है, यानी कि बेसिस जो है वो अंदर मौजूद है। और ये बेसिस जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये 4 किस्म की हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस, और ये बेसिस चारों कौन सी हैं, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है और थायमिन है। अब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा से अगर आ जाएं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इसका काम क्या है, इसका गोल क्या है कि ये ह्यूमन का जो जीनोम है इसके अंदर मौजूद जो इसकी बेस पेयर्स हैं, ये वाली जो बेस पेयर्स हैं, इसका सीक्वेंस मालूम करता है। और ये सीक्वेंस मालूम करने के बाद मैपिंग की जाती है और बताया जाता है कि जीन्स जो हैं वो कितनी जीन्स जो हैं कि इंसान के जीनोम के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पे कितना खर्चा आया है या कितना एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं, तो इस अगर हम अदादो शुमार की बात करें तो यूएस इंडस्ट्री के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पे अभी तक जो है 2009 तक $45 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब इतनी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है ह्यूमन जीनोम
की मैपिंग के लिए और इसके अंदर मौजूद इसकी बेसिस का सीक्वेंस देखने के लिए ये क्यों हो रहा है और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर इसकी जो मैपिंग है और जो इसका जीनोम का सीक्वेंस है वो पूरा मालूम हो जाए। तो उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या होगा कि जो हम फील्ड है मॉलिक्यूलर मेडिसिन की उसके अंदर एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। और वो रिवोल्यूशन क्या होगा कि बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो हम बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनकी डिटेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। और जब डिजीज की डिटेक्शन आसानी से हो जाएगी तो हम वो जीन के कौन से जो जीन है, क्योंकि हर ट्रेट जो है उसको जीन कंट्रोल कर रही होती है और जीन जो है वो विरासत का सबसे छोटा यूनिट है, तो हम जीन मालूम कर सकते हैं। और जब हमें जीन मालूम हो जाएगी तो हम जीन थेरेपी के जरिए वो जो डिजीज होगी उसका इलाज कर सकते हैं। अभी तक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम हुआ है उसमें क्या जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो अभी तक जो है जो क्या चीज़ पता चली है अगर हम उसकी बात कर लें तो अभी तक जो है ये पता चल गया है कि जो जीन्स हैं जो कि विरासत का सबसे छोटा यूनिट है उनका नंबर जो है वो हमारे पास आया है कि अभी तक जो है वो 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स जो है वो ह्यूमन जीनोम के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो बेस पेयर्स थे जो कि बेस पेयरिंग मौजूद है इसके अंदर, यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर बना रहा है और एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाता है। अब इस तरीके से सी और जी की पेयरिंग और एडेनिन यानी कि ए और थायमिन यानी कि टी की पेयरिंग की अगर हम बात करें कि इस तरह की कितनी पेयरिंग जो है वो ह्यूमन जीनोम के अंदर मौजूद है तो 3 बिलियन बेस पेयर जो है वो मौजूद हैं। और ये जो बेस पेयरिंग है और जीन्स हैं इनकी जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है मौजूद है कि किस तरीके से जो है ये कहाँ पे मौजूद हैं तो उसकी वजह से हम एक और चीज जो समझ सकते हैं वो क्या है कि हम ह्यूमन इवोल्यूशन देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं और ह्यूमन की माइग्रेशन उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो आइंदा आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में।